फ्रेंड्स, वेलकम टू 365 रिएक्शन। मैं हूं जरीन। मैं हूं समीर और आज इस वीडियो में भाई रिएक्ट करने वाले हैं वाई पुणे विल बिल्ड महाराष्ट्र लार्जेस्ट एयरपोर्ट। तो भाई महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जो है एयरपोर्ट जो है पुणे बनाएगा, मतलब पुणे में बनेगा। तो उसके बारे में पहले वीडियो देखते हैं और फिर अपना रिएक्शन देते हैं। देश के सबसे तेजी से ग्रो करने वाले शहरों में से एक पुणे आज लाखों लोगों को आकर्षित कर रहा है अपनी बूमिंग आईटी इंडस्ट्री से। इधर का एयरपोर्ट आज देश के 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह की फ्लाइट्स को हैंडल करता है। 95 लाख पैसेंजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं साल में, लेकिन बढ़ती डिमांड के साथ एक ब्रांड न्यू एयरपोर्ट का भी प्लान किया जा रहा है इधर, जो 6 करोड़ लोगों को हैंडल कर पाएगा। पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन की पॉपुलेशन 75 लाख क्रॉस कर चुकी है, जो ऑलमोस्ट दुगनी है 10 साल पहले से। ये स्पीड आगे भी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से शहर में हर किस्म के ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जैसे मेट्रो, हाईवेज और ये नया एयरपोर्ट। प्रेजेंट एयरपोर्ट इंडियन एयरफोर्स का हब है, जहां कमर्शियल फ्लाइट्स भी चलती हैं एक रनवे से। लेकिन जो नया एयरपोर्ट होगा उसमें 2 रनवेज होंगे, जो एयरक्राफ्ट मूवमेंट भी दुगनी कर देंगे यहाँ से। इस वीडियो में मैप्स की मदद से पुणे के एयरपोर्ट्स के बारे में और डिटेल में जानेंगे। 1939 में एक एयरफील्ड के रूप में पुणे एयरपोर्ट की शुरुआत हुई रॉयल एयरफोर्स के अंडर। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो ब्रिटिश मिलिट्री को देश भर में एयरफील्ड की जरूरत पड़ने लगी। जो ऑपरेशनल एयरफील्ड थी जैसे दिल्ली, बॉम्बे और हैदराबाद में, तो उनको तो उन्होंने पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया था, लेकिन पुणे जैसे शहरों में नए सिरे से एयरफील्ड्स बनाने का काम किया। इसका पर्पस था एलाइड फोर्सेस को सपोर्ट करना, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ट्रेनिंग और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के रूप में। इसकी लोकेशन भी स्ट्रेटेजिक थी, दूसरी ब्रिटिश मिलिट्री इंस्टॉलेशन के पास होने से, खासकर मुंबई के, जहां वो जरूरत पड़ने पर एयर सिक्योरिटी भी दे सके। यहां पर हेविलैंड मॉस्किटो मल्टीरोल एयरक्राफ्ट, विकर्स वेलिंगटन बॉम्बर्स और सुपर मरीन स्पिटफायर फाइटर एयरक्राफ्ट का एक स्क्वाड्रन स्टेशन रहता था। वॉर खत्म हुआ, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो ये इंडियन एयरफोर्स का बेस बन गया, एयरफोर्स स्टेशन लोहेगांव नाम से। इसमें सेकेंड विंग इंडियन एयरफोर्स की सबसे पुरानी विंग्स में से एक स्टेशन रहने लगी। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स भी हैं इधर, जो देश के एयर डिफेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। 30 साल के लिए यहाँ सिर्फ एयरफोर्स के प्लेन्स उड़ते थे। पैसेंजर्स को पहले दूर तक जाना पड़ता था फ्लाइट लेने के लिए, जैसे मुंबई वगैरह। 1978 के बाद से धीरे धीरे यहाँ पर कमर्शियल फ्लाइट्स चलनी शुरू हुई इंडियन एयरफोर्स की परमिशन से। गवर्नमेंट ने इधर एयर कनेक्टिविटी की बढ़ती जरूरत को देखते हुए ये निर्णय लिया, क्योंकि पुणे एक इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल हब के रूप में उभर रहा था। इस एयरपोर्ट का छोटा सा एरिया सिविलियन फ्लाइट्स के लिए दिया, जिससे ये एक जॉइंट यूज फैसिलिटी बन गई, जहाँ दोनों सिविलियन और मिलिट्री ऑपरेशन साथ में होते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सिविल ऑपरेशंस को हैंडल करना शुरू किया यहाँ से। पहली फ्लाइट सारी डोमेस्टिक थी इंडियन एयरलाइंस की, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद तक। इनमें बिजनेस ट्रैवलर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कुछ देश भर से आ रहे स्टूडेंट्स ट्रैवल करने लगे। एक ही रनवे है 1028, पहले 2 होते थे क्रॉस शेप में, लेकिन दूसरे को टैक्सीवे बना दिया था एयरफोर्स ने। इसी एक रनवे को थोड़ा अडेप्ट किया ताकि ये फाइटर जेट्स के साथ साथ सिविलियन फ्लाइट्स को भी हैंडल कर पाए। एक नया सिविलियन टर्मिनल भी बनाया गया साउथ वेस्टर्न साइड पर, मगर जल्द ही कम स्पेस और रिसोर्सेज शेयर करने से कुछ दिक्कतें आने लगी और ज़्यादा डिलेज भी देखे जाने लगे। 1980s और 90s में डिमांड बढ़ती चली गई फ्लाइट्स की, शहर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से। ये ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो इंडस्ट्री की बदौलत हुआ, जैसे टाटा मोटर्स और महिंद्रा ने अपनी फैक्ट्री सेटअप की। फिर यही डिमांड में और तेजी आई अर्ली 2000s में, यहाँ IT हब के इमरजेंस से बिजनेस और टूरिज्म ट्रैवल बढ़ा। इसको देखते हुए अथॉरिटीज को सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव और एक्सपैंड करना पड़ा। 2004-05 में 165 पैसेंजर्स पर डे, यानी लगभग 60,000 पैसेंजर्स पर ईयर इसका इस्तेमाल करते थे। तभी इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू हो गई दुबई और सिंगापुर तक दिसंबर 2005 में। एयर इंडिया ने दुबई का रूट शुरू किया और इंडियन एयरलाइंस ने सिंगापुर का। अगले साल तक पैसेंजर ट्रैफिक बढ़कर 90,000 पहुंच गया। इस बढ़ती डिमांड से एयरपोर्ट की लिमिटेशन सामने आने लगी, जैसे अपने शॉर्ट रनवे से ये ज्यादा बड़े प्लेन्स को हैंडल नहीं कर पाता था और टर्मिनल भी छोटा पड़ रहा था। इसलिए नई मॉडर्न टर्मिनल बिल्डिंग बनाई गई 100 करोड़ रुपए में, जो पहले से बड़ी थी, सालाना 40 लाख पैसेंजर्स की कैपेसिटी के साथ। 12,000 स्क्वायर मीटर में फैला था ये नया टर्मिनल। नए फीचर्स जैसे बैगेज हैंडलिंग सिस्टम, ज्यादा चेक इन काउंटर्स और बड़े वेटिंग एरिया और लाउंजेस भी मौजूद थे। इसी प्रोजेक्ट के अंदर रनवे को अपग्रेड किया गया बेहतर लाइटिंग और नेविगेशन सिस्टम्स को लगाकर, ताकि प्लेन्स 24 घंटे लगातार इस्तेमाल कर सकें इसका, जो पहले इतना पॉसिबल नहीं था, मगर इसको और लंबा नहीं किया। एप्रन भी चौड़ा किया ज्यादा एयरक्राफ्ट पार्किंग के लिए, जहां 8 एयरबस A320s या बोइंग 737 आ सके। उसी साल लुफ्थांसा की पहली फ्लाइट फ्रैंकफर्ट से आई पुणे में, जिससे
जिससे ये पहली बार यूरोप से लिंक हो गया। प्राइवेट एयर ने ये रूट ऑपरेट किया एयरबस A319 का इस्तेमाल करके, जिसमें सिर्फ बिजनेस क्लास सीट्स थी कंपनीज के टॉप एग्जीक्यूटिव्स के लिए। इधर छोटे रनवे की वजह से लुफ्तांजा अपने बड़े प्लेन्स नहीं ला पा रही थी जिनमें इकोनॉमी क्लास भी हो। उनको सीटिंग कैपेसिटी भी कम करनी पड़ी ताकि लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के लिए वो ज्यादा फ्यूल डाल सके उसमें। इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरवेज, स्पाइसजेट और इंडिगो ने सारी मेजर इंडियन सिटीज के साथ फ्लाइट चलानी शुरू कर दी। पहले तो मुंबई के पास होने से इधर ट्रैफिक कम रह रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ गया तगड़ी डिमांड के चलते। एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइसजेट ने गल्फ कंट्रीज तक का भी रूट बना दिया। इन सब रीजन से पैसेंजर ट्रैफिक 2006 में 15 लाख पैसेंजर से बढ़कर 2011 में 30 लाख पैसेंजर्स तक पहुंच गया, यानी 5 साल में डबल। अथॉरिटीज को पता चल गया कि ये अपनी 40 लाख की कैपेसिटी से ऊपर चला जाएगा अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो, इसलिए उन्होंने दूसरा टर्मिनल T2 बनाने का निर्णय लिया। लेकिन इसको फाइनलाइज करते करते ही 2018 आ गया, जब तक 80 लाख लोग ऑलरेडी इससे गुजरने लगे थे, कैपेसिटी से दुगने। 500 करोड़ रुपए में इसे कंस्ट्रक्ट किया जाना था, जिसमें AAI ने 40 करोड़ रुपए लगाए। 2018 में बनना शुरू हुआ और 2024 में खुला कोविड के आए डिलेज के बाद। 52,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है T2, जो सालाना 90 लाख पैसेंजर्स को हैंडल कर सकता है और पुराने वाले से जुड़ा भी हुआ है। अभी T1 की रेनोवेशंस के लिए उसे बंद किया गया और इसके सारे ऑपरेशंस T2 में शिफ्ट कर दिए गए। तो इसका मतलब अब T2 ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी से ऊपर 95 लाख यात्रियों को सर्व कर रहा है और खुले हुए अभी से 1 साल भी नहीं हुआ। मॉडर्न स्वैंकी डिज़ाइन है इसका, एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम्स के साथ पैसेंजर कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए। 10 एरो ब्रिजेस, 50 से ज़्यादा काउंटर्स, बैगेज बेल्ट, स्टोर्स, लाउंजेस सब मौजूद हैं यहाँ। कुछ समय से इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बढ़ाने की बात चल रही थी साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप के लिए, जिसे अब कर पाएंगी एयरलाइंस इस नए टर्मिनल से। साथ ही एक कार्गो टर्मिनल बनाने का भी प्लान है, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट भी देखने को मिलता है, लेकिन कोई डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल नहीं है यहाँ आज तक। रनवे की बात करें तो अभी भी वही एक है 2.5 किलोमीटर लंबा, जिसे एक्सटेंड करने की बात भी की थी इस प्रोजेक्ट में, लेकिन लैंड एक्विजिशन में चैलेंज की वजह से वो हो नहीं पाया। एक रनवे से एयरपोर्ट में कैपेसिटी तो लिमिटेड हो जाती है, लेकिन ये एयरपोर्ट पहले एयरफोर्स बेस है, तो वो भी इसे एक्सपैंड करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। एक 2 किलोमीटर लंबा पैरेलल टैक्सीवे जो है उसे भी अपग्रेड किया गया थोड़ा, और नए एप्रन एरिया में 6 और एयरक्राफ्ट पार्क हो सकते हैं। नया ATC टावर भी प्लान्ड है, लेकिन बना नहीं अभी तक। टर्मिनल 1 जो 22,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, उसे रेनोवेट किया जा रहा है, जिसके लिए ऑलरेडी 25 करोड़ रुपए सैंक्शन किए जा चुके हैं। इसमें मॉडर्न एस्थेटिक्स ऐड करके लेआउट को और एफिशिएंट बनाया जाएगा बेहतर पैसेंजर मूवमेंट के लिए। डिपार्चर एरिया को बड़ा किया जाएगा अराइवल एरिया को हटाकर, और 16 नए चेक इन काउंटर्स बनाए जाएंगे। आज इस एयरपोर्ट से 60-70 फ्लाइट्स डेली होती हैं, ज़्यादातर डोमेस्टिक, लेकिन कुछ इंटरनेशनल डेस्टिनेशन जैसे दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक को भी सर्व करता है। कार्गो की बात करें तो लगभग 37,000 टन हैंडल किए इसने पिछले साल बिना कार्गो टर्मिनल के। साथ ही फ्लाइट शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं IAF के साथ, नेशनल सिक्योरिटी की वजह से उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है। इस लगातार ग्रोथ और एयरपोर्ट की लिमिटेशंस को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का प्लान किया है पुरंदर में, पुणे से लगभग 40 किलोमीटर साउथ में। इसके बारे में आगे बात करेंगे हम। पुणे में एक और एविएशन फैसिलिटी है हड़पसार ग्लाइडिंग सेंटर नाम से, जो 1951 में खुली थी। ये एक ग्लाइडर ड्रोम है जहां ग्लाइडर पायलट लाइसेंसेस के लिए लोगों को ट्रेनिंग मिलती है। DGCA की ओनरशिप में आता है और ऐसी इकलौती फैसिलिटी है देश में। 0.9 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, 1 किलोमीटर लंबे अनपेव्ड एयर स्ट्रिप के साथ। लगभग 3000 ग्लाइडर फ्लाइट्स देखी जाती हैं यहाँ से साल में, जिन्हें एंथुजियास्ट और हॉबीज फ्लाई करते हैं। कोई कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं उड़ती। LET L23 सुपर ब्लैनिक ग्लाइडर्स की एक फ्लीट ऑपरेट करती है और फ्लाइंग सीजन मेनली अक्टूबर से मई जून तक चलता है और मानसून में बिल्कुल बंद। इसका एक फायदा भी है कि यूथ को एविएशन के बारे में अवेयर करना, जो बाद में कमर्शियल एयरलाइंस या एयरफोर्स ज्वाइन करें। जॉय राइड्स, ग्लाइडिंग लेसन्स और एविएशन एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं लोगों को, और कई स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेट करके बच्चों को एविएशन के बारे में सिखाया भी जाता है। कई प्रोफेशनल पायलट्स ने अपनी जर्नी यहीं से शुरू की थी। पुणे के नए एयरपोर्ट की बात करें तो उसे पुरंदर में बनाने का प्लान सामने रखा गया है छत्रपति संभाजी राजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम से। मराठा एम्पायर के किंग संभाजी महाराज के ऊपर रखा गया है नाम, जो पास के पुरंदर फोर्ट में ही पैदा हुए थे। एयरपोर्ट में स्वयं की मॉडर्न आर्किटेक्चर इस्तेमाल होगा, लोकल कल्चर से इंस्पायर्ड महाराष्ट्र के ट्रेडिशनल एलिमेंट्स के साथ फ्यूचरिस्टिक डिजाइन एलिमेंट्स का मिश्रण होगा। इसमें 28 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला होगा और पहला फुली कमर्शियल एयरपोर्ट बन जाएगा ये पुणे का। मल्टीपल फेजेस में बनाने का प्लान है, जिसके
पहले फेज में 2 करोड़ पैसेंजर्स को साल में हैंडल करने की कैपेसिटी होगी और बाद में बढ़ाकर 6 करोड़ पैसेंजर्स यानी देश के टॉप 5 एयरपोर्ट्स में शामिल हो जाएगा। 15,000 करोड़ रुपए लगेंगे फेज 1 को बनाने में, जिसमें एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए। 4 किलोमीटर के 2 रनवेज होंगे, जिससे ये एक बार में 2 फ्लाइट्स को हैंडल कर पाएगा और दुनिया के सबसे बड़े प्लेन्स को भी, जैसे एयरबस A380 और बोइंग 777 जो पुराने एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकते थे। सबसे पास के मेजर एयरपोर्ट मुंबई में भी 2 रनवेज हैं, लेकिन क्योंकि वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे से बीच में, इसलिए एक ही यूज किया जा सकता है एक टाइम पे। तो पुणे का नया एयरपोर्ट उससे भी ज्यादा ट्रैफिक हैंडल कर पाएगा। हालांकि मुंबई का दूसरा एयरपोर्ट नवी मुंबई में बन रहा है 2 पैरेलल रनवेज के साथ, और वो पहले भी खुल जाएगा 2025 में। उसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी वीडियो देखें आई बटन पर क्लिक करके। 50 एयरक्राफ्ट पार्किंग बेस बनेंगे पुणे एयरपोर्ट में, जो बाद में बढ़ाकर 100 भी किए जा सकते हैं। हर टाइप का एयरप्लेन खड़ा हो पाएगा। पहला डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल भी बनेगा इधर, जो पूरे रीजन के कार्गो हब के रूप में उभरेगा। पुरंदर एरिया अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए काफी जाना जाता है, खासकर हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे ग्रेप्स और पोमेग्रेनेट्स के लिए। बारामती एक टाउन है पुणे से 100 किलोमीटर साउथ ईस्ट में, जो एक प्रमुख एग्री बिजनेस और इंडस्ट्रियल सेंटर भी है। नए कार्गो और लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज का फायदा उठा पाएंगे इधर के बिजनेसेस और ऐसे दूसरे टाउन्स के भी। पुणे की इंडस्ट्रीज जैसे ऑटोमोटिव और फार्मास्यूटिकल्स को ग्लोबल मार्केट का बेहतर एक्सेस मिल जाएगा कम लॉजिस्टिकल कॉस्ट से। टालेगांव, चक्कन, रंजनगांव जो पुणे के नॉर्थ में पड़ता है, वहाँ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा सा क्लस्टर मौजूद है, जिनमें सारी मेजर कंपनीज जैसे टाटा, ह्यूंडई, स्कोडा, महिंद्रा, फॉक्सवैगन, मर्सिडीज सब मौजूद हैं। उनको भी एक बेहतर जरिया मिल जाएगा कंपोनेंट्स इंपोर्ट और व्हीकल्स एक्सपोर्ट करने का। ओवरऑल इस कार्गो हब से काफी उम्मीदें हैं इकोनॉमिक ग्रो करने की, पूरे रीजन की, साथ ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की भी। पुरंदर को चूज करने का रीजन ये भी था कि वहाँ कनेक्टिविटी में सुधार देखने को मिलेगा। मगरपट्टा, हड़पसर, खराड़ी और हिंजवाड़ी कुछ नेबरहुड्स हैं पुणे के जो IT इंडस्ट्री के कारण काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। पहले जहाँ फार्मलैंड्स होते थे मोस्टली, अब कुछ साल के अंदर ही कई ऑफिस और रेजिडेंशियल टावर्स अंकुरित होना शुरू हो चुके हैं। नया एयरपोर्ट एक बढ़िया ऑल्टरनेटिव उभर के आएगा इनके लिए भी। साथ ही सतारा, शिरवल और बारामती जैसे टाउन्स का भी ट्रैवल टाइम कम होगा, जिनको पहले लोहेगांव एयरपोर्ट जाने के लिए पूरा पुणे क्रॉस करना पड़ जाता था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्पेशल पर्पस कंपनी महाराष्ट्र एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट कंपनी MADC बनाएगी नए एयरपोर्ट को। सिडको का 51% स्टेक होगा इसमें, MADC का 19% और बाकी 30% महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच। एयरपोर्ट को रोड, रेल और मेट्रो नेटवर्क से भी कनेक्ट करने का प्लान है। मेजर हाईवेज NH48 और 65 से जुड़ेगा और एक स्पेशल रिंग रोड भी बनाई जाएगी इसके लिए। ये पुणे रिंग रोड स्टेट के बड़े ट्रांसपोर्टेशन प्लान का भी हिस्सा है, जिसे 30,000 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा। 173 किलोमीटर लंबा 8 लेन का एक्सप्रेसवे होगा ये, जो पूरे पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के आसपास एक लूप बनाएगा। अभी शहर में एक भी रिंग रोड नहीं है, जिससे थ्रू ट्रैफिक को सिटी से होते हुए जाना पड़ता है, और वो भी ट्रैफिक और पोल्यूशन बढ़ाते हुए। रिंग रोड के बाद हैवी व्हीकल्स को डाइवर्ट किया जा सकेगा। साथ ही हाईवेज, इंडस्ट्रियल एरियाज और सबर्ब्स के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। हंजवाड़ी, चक्कन, वगोली वगैरह को जोड़ेगा। साथ ही मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, पुणे नासिक, बैंगलोर और सोलापुर हाईवे से भी लिंक किया जाएगा। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MSRDC बनवाएगी इसे, और कंस्ट्रक्शन शुरू होगी फेजेस में और 2028 तक खुल जाएगा। पुणे एयरपोर्ट पर वापस आते हैं, इसके और भी कई फायदे होंगे, जैसे टूरिज्म को प्रमोट करने का। पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जैसे लोनावला, महाबलेश्वर, पंचगनी और हिस्टोरिकल साइट्स जैसे शिवनेरी फोर्ट और सिन्हागढ़ फोर्ट पास ही पड़ते हैं। इसके अलावा मुंबई के CSMI एयरपोर्ट को भी डीकंजेस्ट करने में मदद करेगा, जो अपने साथ पूरे वेस्टर्न महाराष्ट्र के यात्रियों को सर्व करता है। क्योंकि पुणे से अभी लिमिटेड इंटरनेशनल फ्लाइट चलती हैं, तो पैसेंजर्स को 3-4 घंटे ट्रैवल करके मुंबई जाना पड़ता है दूसरी डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करने के लिए। इससे ना सिर्फ मुंबई के एयरपोर्ट में कंजेशन बढ़ती है, बल्कि रोड्स में भी, जो काफी असुविधाजनक रहता है। ऑलरेडी मुंबई एयरपोर्ट से 5 करोड़ पैसेंजर्स गुजरते हैं साल में, जो अपनी कैपेसिटी रीच करने वाला है, तो डिलेज और बॉटलनेक्स आम बात है इधर। नए एयरपोर्ट से अब मेजर ग्लोबल हब्स जैसे लंदन, सिंगापुर, न्यूयॉर्क वगैरह भी कनेक्ट कर पाएंगे। साथ ही पुणे में कुछ वर्ल्ड रिनाउंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी मौजूद हैं, जैसे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी और सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी। इधर हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स आते हैं देश और दुनिया भर से, तो वो भी और एक्सेसिबल बन पाएंगे। नया एयरपोर्ट बनाने का प्लान तो वैसे 20 साल पहले 2002 में शुरू हो
हो गया था जब यूनियन गवर्नमेंट ने पुणे के नॉर्थ में चक्कन के पास एक एयरपोर्ट अप्रूव किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहले सर्विस करवाए पुणे के आसपास, जिसमें चक्कन ही लोकेशन उन्हें बेस्ट लगी, मगर लोकल फार्मर्स के विरोध से इसे चेंज करना पड़ा उन्हें। सेकंड बेस्ट लोकेशन पुरंदर लगी और वो ज्यादा फ्लैट भी थी चक्कन से, तो वहां शिफ्ट कर दिया गया प्रोजेक्ट को। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल भी अप्रूव कर दिया था। 7 गांव की जमीनें आनी थी इसके 33 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, लेकिन फिर यहाँ के लैंड ओनर्स और फार्मर्स ने भी अपोज किया इस प्रोजेक्ट को, जिसके बाद सरकार को पुरंदर के पास ही दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। पहले के प्लान्स के मुताबिक तो इसे 2021 तक बन जाना था, लेकिन इन लैंड इश्यूज की वजह से डिलेज होते चले गए और आज तक कंस्ट्रक्शन भी शुरू नहीं हो पाई है। उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले साल तक लैंड एक्वायर हो जाएगा और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू भी हो पाएगा। पूरा बनने के बाद ये देश के टॉप एयरपोर्ट्स में शामिल हो जाएगा 6 करोड़ की कैपेसिटी के साथ। आज सिर्फ एक ही ऐसा एयरपोर्ट है जो इससे ज्यादा पैसेंजर्स को हैंडल कर रहा है, और वो है दिल्ली का IGI एयरपोर्ट 7.2 करोड़ पैसेंजर्स के साथ। ये दुनिया का 10th लार्जेस्ट एयरपोर्ट भी बन पाया है अपने नए चौथे रनवे की बदौलत। इसके ऊपर और नए बन रहे नोएडा एयरपोर्ट के ऊपर हमारी वीडियो आप देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। पुणे के मौजूदा एयरपोर्ट से अगर हम कंपेयर करें नए एयरपोर्ट को, तो ये इससे 6 गुना ज्यादा यात्री संभाल पाएगा। एयरक्राफ्ट मूवमेंट भी 3 गुना ज्यादा हो पाएगी, मौजूदा 20 पर आवर से 60। पार्किंग बेस भी 4 गुना हो जाएंगे, पहले के 12 से 50, जिनमें ज्यादा बड़े एयरक्राफ्ट भी खड़े हो पाएंगे आसानी से। साथ ही डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल भी बनेगा। इसे सस्टेनेबल बनाने के लिए सोलर पैनल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कंस्ट्रक्शन में ग्रीन टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल करेंगे, जिसे बैंगलोर केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल T2 में किया गया है। वो भी एक शानदार स्ट्रक्चर बना है, देश के सबसे सुंदर टर्मिनल्स में से एक। तो काफी जबरदस्त जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और करंट जो एयरपोर्ट है पुणे का उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि भाई किस तरह जो है ये स्टार्ट हुआ, और एक्चुअल जो है वो इंडियन एयरफोर्स जो है वो यूज करती है, लेकिन एक जो है रनवे जो है वो नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए यूज होता है, और फिर जो है टर्मिनल 1 था, फिर 2 भी बना है, तो उससे काफी आसानी हुई है। लेकिन अपकमिंग डेज में जैसे जैसे वहाँ की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, फिर वहाँ पे जो है बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज और IT के हिसाब से जो है बहुत सी कंपनीज हैं, सब चीजें, तो इसलिए भी ट्रैवलिंग भी बहुत है लोगों की, तो उसके हिसाब से जाहिर है आगे चल के प्रॉब्लम होगी। तो फिर उसके बाद जो है पुरंदर एयरपोर्ट जो है बेसिकली उसके बारे में उन्होंने बताया कि जो 2002 से तकरीबन बनने के प्लान चल रहे हैं, लेकिन बन नहीं पा रहे। मतलब जो कि तो कह रहे थे कि 2021 तक जो बेसिकली हाँ, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पता क्या होता है, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जमीन का जमीनों कह रहे थे ना, हाँ, बीच में किसान लोग किसान- प्रॉब्लम कर रहे थे कि यहाँ नहीं बनेगा, उनकी हाँ, problem जाहिर है वो फिर फिर दूसरी जगह क्या वहाँ भी प्रॉब्लम हुई। हाँ, लेकिन अब शायद जो है लैंड मिल गया है काफी हाँ, घरों, तो लेकिन 2028 तक ये बन जाएगा। हाँ, और ये कि पुराना जो एयरपोर्ट है उसमें भी मतलब काफी चीजें तो हुई हैं जो है, लेकिन हाँ, 2 बताए थे ना, 2 वो बने हुए थे, लेकिन वो कहते हाँ, क्रॉस टर्मिनल बने हुए हैं। नहीं, वो अलग चीज है। बेसिकली दो दो रनवे, runway। हाँ, 2 रनवे, एक इंडियन एयरफोर्स यूज करती है, ठीक है, उनके लिए, एक जो है कमर्शियल के लिए, लेकिन वो भी छोटा है, तकरीबन 2.5 किलो का रनवे है। तो अब जो है न्यू बनेगा उसमें सुनने में आ रहा है कि 2 रनवे होंगे, ठीक है, और उसमें हर तरह हाँ, के मतलब एरोप्लेन और तकरीबन 4 किलोमीटर का जो है एक रनवे होगा, उसका जो लेंथ होगी ना। जैसे मुंबई का भी उन्होंने बताया कि मुंबई में 2 रनवे है, लेकिन पैरेलल है एक दूसरे को, उसमें तो एट वन टाइम पे एक ही फ्लाइट आ सकती है, लैंड कर सकती है, या जो है टेक ऑफ कर सकती है, तो नहीं कर सकती क्योंकि वो एक दूसरे के इसमें, हाँ, क्रॉस में इस तरह है। लेकिन यहाँ जो है आगे गवर्नमेंट का यही प्लान है, जो 2 रनवे भी होंगे, या उसकी कैपेसिटी इस तरह रखी जाएगी कि 6 करोड़ जो है तकरीबन पैसेंजर्स हैंडल कर रहे पर ईयर। हाँ, जैसे अब दिल्ली में इन्होंने बताया कि दिल्ली में बेसिकली 7 करोड़ से ऊपर जो है पैसेंजर पर ईयर हैंडल करता है वहाँ का एयरपोर्ट, क्योंकि वहाँ पे 4 रनवे हैं, तो उसकी वजह से। ये भी ये कहना है फिर ये जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा वो बन नहीं, जाएगा, इंडिया का टॉप 5 में आ जाएगा ये। इंडिया के टॉप 5। हाँ, बाकी वैसे तो टॉप 10 में तो दिल्ली का वो वो एयरपोर्ट तो है। है अभी, हाँ, लेकिन उसको तो भी पीछे छोड़ गई। नहीं, उसको नहीं पीछे छोड़ सकता, वो तो 4 कह रनवे रही हूँ, है उससे already। भी बड़ा है ये, नहीं, कितने उसमें कहा है वो खड़े होंगे वहाँ पे हर चीज। हाँ, पैसेंजर्स जो है ना वहाँ ज्यादा अभी हैंडल किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें 4 रनवे, इसमें सिर्फ 2 रनवे होंगे। तो जाहिर रनवे जितने ज्यादा होते तो उतनी ज्यादा फिर फ्लाइट्स वगैरह आ सकती है, लेकिन इन फ्यूचर अभी तो इनमें डोमेस्टिक का ज्यादा है, लेकिन पुणे से भी बहुत से इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी इन्होंने बताया जिस तरह आ रही है, क्योंकि पुणे आहिस्ता से चल के मतलब मुंबई के बाद दूसरा बड़ा जो है महाराष्ट्र का शहर है, और बहुत ज्यादा जो है वहाँ पे जो है इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ऑटोमोबाइल्स की जो इतनी ज्यादा कंपनीज है, महिंद्रा हो गए, टाटा हो गए, इन सब ने अपने प्रोजेक्ट्स लगाए हुए वहाँ पे, जो है फैक्ट्रीज उन्होंने जो है वहाँ बनाई हुई है, उसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है पुणे की ओवरऑल जो है, हाँ,
तो और उससे जाहिर है फिर पूरे महाराष्ट्र जो है स्टेट को भी फायदा होगा, फिर ओवरऑल इंडिया को भी होगा। इंडिया को भी होगा तो शायद। हाँ, लेकिन अब ये जो है प्रोजेक्ट जाहिर है नेक्स्ट ईयर या इस ईयर में शायद आपके एंड में वो कह रहे हैं नेक्स्ट ईयर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, अभी जो है वो पेपर वर्क तो उसका हो चुका है ऑलमोस्ट। हाँ, तो मतलब लेकिन ये कि चर्चा में बहुत है, हर जगह आप इसके बारे में बहुत ज्यादा सुनेंगे कि पुणे का जो एयरपोर्ट है पुरंदर एयरपोर्ट के एयरपोर्ट, अंदर भी उन्होंने कहा था कि कितने मतलब ज्यादा पैसेंजर और कितनी बोर्डिंग और वो सब चीज कितने चेक इन काउंटर्स भी जो है 30-40 बनाए जाएंगे, और इस तरह जाहिर जितनी ज्यादा फैसिलिटीज होंगी। उसके अलावा जो है हैंगर्स होते हैं जहाँ एयरक्राफ्ट जो है वो पार्क होता है। उसके साथ साथ फिर ये इन्होंने बताया जो करंट जो पुणे का जो वो ये है अपना रनवे है, उस पे जो है बड़े कोई एयरक्राफ्ट लैंड नहीं कर सकते, जैसे A380 है हाँ। एयरबस का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट, वो वहां लैंड नहीं कर सकता, लेकिन जो नया एयरपोर्ट बनेगा तो उसमें वो लैंड कर सकेगा। तो ये डिफरेंट चीजें हैं। इंडिया में तो बहुत ज्यादा तादाद में एयरपोर्ट एग्जिस्ट करते हैं और नए एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, जैसे इस वीडियो में भी इन्होंने मेंशन किया। हमारा भी प्लान है कि हम नेक्सस की वीडियो भी जरूर रीड करेंगे। नवी मुंबई में एक एयरपोर्ट बन रहा है, तो मुंबई का एक्चुअल एयरपोर्ट है, एक नवी मुंबई, एक मुंबई के साथ ही एक एरिया है, उसमें एक नया एयरपोर्ट बन रहा है या ताकि बन गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भाई बन गया है वो नवी मुंबई का एयरपोर्ट या बन रहा है, अभी तक जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाकी ये कि पुणे के बारे में उन्होंने काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दी, लेकिन जाहिर है अभी ये प्रोजेक्ट को काफी टाइम लगेगा, 2028 तक का उन्होंने कहा। 3-4 साल जो है इसको तकरीबन लगेंगे बनने में प्रॉपर जो है। लेकिन स्टिल जो एयरपोर्ट है इसको भी काफी, जिस तरह टर्मिनल 2 बना है तो काफी जो है लोगों के लिए हद तक आसानी तो हो ही गई है, वही कह रहे हैं कि connect हो गई मतलब ऑलरेडी टर्मिनल 2 बनने के बाद। बनने के बाद हाँ, लेकिन वही है कि जाहिर है जितनी ज्यादा, और इसके अलावा इन्होंने पुरंदर का बताया कि भाई वहाँ लोकली जो फ्रूट्स वगैरह काफी जो है हाँ। वहाँ पे होते हैं तो फिर बहुत वो भी ज्यादा आराम उसके। से हाँ, export तो वो जो है कर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, या मतलब उनके बिजनेसमैन जितने भी हैं, किसान तो जाहिर है वो तो बेचारा नीचे लेवल पे होगा, लेकिन उनसे जो खरीद के जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो सारे भी, तो उनके लिए भी एक आसानी हो जाएगी। अच्छा हो जाएगा business point of क्योंकि view। अभी कोई कार्गो वगैरह का वहां पे प्रॉपर मेरे ख्याल टर्मिनल है नहीं, लेकिन स्टिल बहुत ज्यादा जो है पता नहीं कितने इन्होंने 35 पता नहीं के टन्स में जो है कार्गो अभी भी यहाँ से जा रहा होता है बाहर, ठीक है, या आना जाना मतलब दोनों साइड। लेकिन ये कि अभी तक प्रॉपर कोई टर्मिनल है नहीं कार्गो के लिए भी, तो वही है कि फ्यूचर के हिसाब से बहुत ज्यादा जो है दिन ब दिन उनकी अपनी काम हो प्लानिंग रहा है। बहुत अच्छी है जो इन्होंने की है, जो मतलब होगी अभी स्टार्ट होगी, वो लेट हो गया, वो यही कह रहे हैं ना किसी वजह से। लेकिन जब ये काम हो जाएगा तो वाकई बहुत आसानी चीजें हो होती जाएगी हैं, और हाँ। बहुत अच्छा जबरदस्त जो इन्होंने पूरा मतलब मैप दिखाया है कि एयरपोर्ट इस तरह बनेगा, ये वो इसका स्ट्रक्चर वगैरह, तो इससे वो बहुत जबरदस्त लग रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि देखिए बहुत सी सबसे बड़ी जो हर्डल होती है वो जमीन की होती है, और अगर पब्लिक के पास जमीन है, लैंड है, तो फिर वो किसान जाहिर है वो बोलता है मेरी जमीन है, मैं 2 एकड़ 3 एकड़ है, तो वो मेरे से ले ली जाए। लेकिन जाहिर है आपको कंट्री के लिए अगर सोचना है तो उसका पैसा भी मिलता है, गवर्नमेंट आपको पे करती है, ऐसा नहीं है कि आपसे ऐसे ही ले लेगी। और जिस तरह से इंडिया में जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, डिफरेंट चीजें चल रही है, तो 2030 का इंडिया तो अभी भी बहुत एडवांस हो चुका है, लेकिन 2030 के बाद तो हो जाएगा। बहुत ज्यादा मतलब इतनी चीजें होंगी कि मेरे ख्याल में कि क्या ही बात है। और आप लोग बताइएगा भाई क्या कहना चाहेंगे पुणे के करंट एयरपोर्ट है और जो नया बनने जा रहा है उसके बारे में भी क्या आप कहेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करना चाहें वो भी कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हमारी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर सब्सक्राइब दो यार प्लीज। 10,000 सब्सक्राइबर हमारे कर दो, 10K जो है हमारे थोड़े से रह गए तो वो करवा दो। और बाकी ये है कि अगर जो है कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।